आज हम वीम के सेटअप में उस कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन शायद उसको वो तवज्जो नहीं मिलती जिसका वो हकदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीम बैकअप प्रॉक्सी की। अच्छा, तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आपके बैकअप सिस्टम का असल इंजन यानी उसकी जान क्या चीज़ है? सोचिए ज़रा, क्या वो बैकअप सर्वर है या शायद स्टोरेज रिपॉजिटरी? असल जवाब है VMware बैकअप प्रॉक्सी। यही वो कंपोनेंट है जो सारा हैवी लिफ्टिंग करता है, डेटा को प्रोडक्शन से उठाकर महफूज स्टोरेज तक पहुंचाता है। ये आपके डेटा प्रोटेक्शन प्लान का, समझ लें, गुमनाम हीरो है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, वीम के रिक वैनोवर ने इसे आपके बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्कहॉर्स कहा है। और ये बिल्कुल ठीक है। यही वो कंपोनेंट है जो डेटा को रीड करता है, कंप्रेस और डीडुप्लीकेट करता है और फिर उसे रिपॉजिटरी तक पहुंचाता है। तो आज इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रॉक्सी का आखिर काम क्या है। फिर हम देखेंगे कि डाटा भेजने के लिए सही ट्रांसपोर्ट मोड कैसे चुना जाए, यानी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। हम डायरेक्ट एक्सेस और हॉट ऐड का मुकाबला भी करेंगे। इसके बाद नेटवर्क मोड की फ्लेक्सिबिलिटी पे बात होगी, और हाँ, ये भी सीखेंगे कि प्रॉक्सीज की सही तादाद कैसे मालूम की जाए, और आखिर में नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इस पे भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला बड़ा फैसला, ट्रांसपोर्ट मोड का इंतखाब। इसको आप अपने बैकअप डेटा के लिए हाईवेज समझ लें। सही रास्ता चुनने से आपकी स्पीड और एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। वीम आपको बुनियादी तौर पर 4 रास्ते देता है। एक है ऑटोमैटिक, जिसमें वीम सब कुछ खुद डिसाइड करता है। फिर है डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस, जो सबसे तेज है। उसके बाद है वर्चुअल अप्लायंस या हॉट ऐड, जो बहुत फ्लेक्सिबल है। और आखिर में नेटवर्क मोड, जो हर हाल में काम कर जाता है। चलिए अब दो सबसे तेज और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मोड्स, डायरेक्ट एक्सेस और हॉट ऐड पे गहरी नजर डालते हैं। ये दोनों आपके बैकअप टाइम को बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसानात हैं। डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस मोड, देखिए, ये स्पीड का बादशाह है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन नेटवर्क को बिल्कुल छेड़े बिना सीधा सैन से डेटा उठाता है। परफॉर्मेंस जबरदस्त, लेकिन हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। जैसे फाइबर चैनल के लिए आपको एक फिजिकल प्रॉक्सी चाहिए होगी, और इसको सेटअप करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और एक सबसे ज़रूरी बात, हिफाजत के लिए, जो लंस आप सैन से प्रॉक्सी को दे रहे हैं, उनको हमेशा रीड ओनली प्रेजेंट करें। ये लाजमी है, ताकि गलती से भी कोई डेटा चेंज ना हो जाए। अगर आप डायरेक्ट सैन से बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें याद रखें। प्रॉक्सीज कम रखें, लेकिन उन्हें CPU कोर्स ज़्यादा दें। जब भी आप नई LUNs बनाएं, उन्हें प्रॉक्सीज के साथ जोन करना मत भूलिएगा। और एक और चीज़, अगर आपका स्टोरेज बैकअप फ्रॉम स्टोरेज स्नैपशॉट्स को सपोर्ट करता है, तो वो अक्सर इससे भी बेहतर और तेज ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं हॉट ऐड पे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह वर्चुअल है और हर किस्म के vSphere स्टोरेज पे काम करता है। लेकिन इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। यह आपके क्लस्टर के रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, और सच कहूँ तो वीम सपोर्ट के पास स्टक स्नैपशॉट्स की शिकायत की सबसे बड़ी वजह यही मोड बनता है। प्लस हर VM को प्रोसेस करने में 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। हॉट ऐड को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए ये टिप्स फॉलो करें। अगर आप लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो हर होस्ट पे एक प्रॉक्सी रखें। अगर शेयर्ड स्टोरेज है, तो हर क्लस्टर में कम से कम एक प्रॉक्सी जरूर हो। और एक बहुत ज़रूरी टिप, हर क्लस्टर में एक अलग प्रॉक्सी सिर्फ रिस्टोर के लिए डेडिकेट कर दें, ताकि बैकअप्स और रिस्टोर्स आपस में टकराएं नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क मोड की। ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है। इसको आप लास्ट रिजॉर्ट या आखिरी सहारा भी कह सकते हैं। ये हमेशा काम करता है, खास तौर पे जब दूसरे मोड्स अवेलेबल ना हो, लेकिन इसके लिए परफॉर्मेंस की कीमत चुकानी पड़ती है। नेटवर्क मोड का सबसे बड़ा फायदा इसकी सादगी है, यह बस चल जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपके ESXi होस्ट के मैनेजमेंट नेटवर्क पे लोड डालता है। 1 गीगाबिट ईथरनेट पे इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। हाँ, अगर आपके पास 10 गीगाबिट नेटवर्क है, तो यह हैरत अंगेज तौर पे तेज हो सकता है। तो इसकी बॉटम लाइन क्या है? नेटवर्क मोड को सिर्फ तब यूज करें जब आपके पास 10 गीगाबिट ईथरनेट हो। ये छोटी साइट्स के लिए अच्छा है, जहां डेटा ज़्यादा चेंज नहीं होता। और खुदा के लिए 1 गीगाबिट नेटवर्क पे इससे पूरी VM रिस्टोर करने की कोशिश मत करिएगा, वरना पूरा दिन इंतजार करते रह जाएंगे। ठीक है, तो हमने मोड्स तो समझ लिए। अब सवाल यह है कि हमें कितनी प्रॉक्सी पावर चाहिए। तो अब हम अंदाजों से निकलकर एक ठोस प्लान की तरफ बढ़ेंगे और प्रॉक्सीज की सही तादाद कैलकुलेट करेंगे। साइजिंग का प्रोसेस बहुत आसान है, बस 4 स्टेप्स हैं। पहले, अपना टोटल डेटा मेगाबाइट्स में कैलकुलेट करें।
D। फिर अपना बैकअप विंडोज सेकंड्स में डिफाइन करें, W। इन दोनों से रिक्वायर्ड थ्रूपुट T निकाल लें और आखिर में इस थ्रूपुट के हिसाब से जरूरी CPU कोड्स की तादाद मालूम कर लें। और ये रहा वो आसान सा फॉर्मूला जिसकी आपको ज़रूरत है। रिक्वायर्ड CPU कोर्स आपके रिक्वायर्ड थ्रूपुट यानी कि MB पर सेकंड को 100 से डिवाइड करने से मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक CPU कोर अनुमानन 100 मेगाबाइट पर सेकंड डेटा प्रोसेस कर सकता है। ज़रा इसकी पावर को एक मिसाल से देखें। कम्युनिटी फोरम पे एक यूज़र को 192 टेराबाइट्स डेटा सिर्फ 8 घंटे में बैकअप करना था। इस फॉर्मूला के मुताबिक इस काम के लिए 70 CPU कोर्स की ज़रूरत पड़ी। ये दिखाता है कि बड़े एनवायरनमेंट्स में छोटे बैकअप विंडो के लिए कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। और अब एक जबरदस्त प्रो टिप सीधा वीम कम्युनिटी से, वीम लेजेंड क्रिस चिल्डरहोस की तरफ से। वो कहते हैं कि अगर आप वर्चुअल प्रॉक्सीज और हॉट ऐड मोड यूज कर रहे हैं ना, तो अपनी प्रॉक्सी वीएम में एक्स्ट्रा वर्चुअल स्कजी कंट्रोलर्स डाल दें। पता है इससे क्या होगा? वीम एक ही वक्त में ज्यादा डिस्क्स अटैच कर पाएगा और उन्हें बहुत तेजी से प्रोसेस कर देगा। सिंपल सा काम, लेकिन परफॉर्मेंस बूस्ट कमाल का। और अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ठीक है, आपने अपनी प्रॉक्सीज को सही से साइज कर लिया, लेकिन अब ये यकीनी बनाना है कि वो आपके बाकी नेटवर्क के साथ मिलजुल के काम करें। तो एक और सवाल, क्या बैकअप्स हद से ज्यादा तेज हो सकते हैं? अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके बैकअप्स सारी नेटवर्क बैंडविड्थ खा जाएं, तो आपकी दूसरी जरूरी एप्लीकेशंस स्लो हो सकती हैं। यहीं पे काम आती है ट्रैफिक थ्रॉटलिंग। ये एक फीचर है जो वीम को बताता है कि वो एक मखसूस हद से ज़्यादा नेटवर्क बैंडविड्थ इस्तेमाल ना करे ताकि दूसरे ऑपरेशंस के लिए भी जगह बची रहे। आप थ्रॉटलिंग कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डेटा प्रॉक्सी से रिपोजिटरी जा रहा हो, या जब आप एक साइट से दूसरी साइट पे VMs रेप्लिकेट कर रहे हों, यहाँ तक कि जब आप डेटा को क्लाउड या टेप पे भेज रहे हों। हर सिनेरियो में आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपका वर्कहॉर्स पूरी तरह तैयार है। सही ट्रांसपोर्ट मोड चुन लिया, प्रॉक्सीज का साइज ठीक से सेट कर लिया और नेटवर्क ट्रैफिक को भी कंट्रोल में कर लिया। सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या इस सब के बाद आपका डेटा वाकई हर मुश्किल के लिए तैयार है, रिजिलिएंट है? क्योंकि याद रखें, बेहतरीन टूल्स का होना तो बस शुरुआत है। असल मंजिल तो डेटा को हमेशा महफूज और दस्तयाब रखना है।